Children, today we start the next unit of your syllabus, that is properties of bulk matter. Unit number 7, properties of bulk matter. Matter, as you know, it has 3 stages: solid, liquid and gases. And the first chapter of this unit is mechanics of solids. Mechanics of solids. Mechanics means motion. Earlier we were studying the mechanics. Mechanics means in which one body moves either along a straight line or along a curved path or any type of motion. All type of motion we have discussed earlier. This time we are going to discuss the मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स. तो बच्चों अब हम इसमें प्रॉपर्टी जो बल्क मैटर पढ़ेंगे उसमें पहला पार्ट हम सॉलिड लेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम इसमें लिक्विड्स फ्लूइड्स लेंगे, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन. पहले पार्ट हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स से स्टार्ट करते हैं. क्या होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स? देखिए बच्चों, अभी तक तो हमने ऐसी कंडीशन पढ़ी है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, we apply an external force on it, then the object starts moving in this direction. So the body, that there is a change in the velocity of the body, there is an acceleration of the body, etc, etc. Or sometimes the body is rotating about this, a torque is applied on a body. So we have studied the motion of the body under the application of force, that is external force. Here we are going to apply the external force. The body will not move, but the configuration of the body will change. What is the meaning of configuration? That is either change in size or change in shape. तो बच्चों यहाँ पर हम अब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा फोर्स हम बाहर से अप्लाई करेंगे वो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आइदर चेंज इन शेप और चेंज इन द साइज. ठीक है, आकार में या शेप में चेंज हो जाए. जैसे कोई वायर, ऊपर से आपने धागे से यहाँ से किसी वायर को लटका दिया, आपने हुक से लटका दिया, नीचे उसको पकड़ के खींचिए, आप नीचे वेट लटका दीजिए, तो लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेंथ बढ़ जाएगी. तो चेंज इन क्या हो गया है? साइज हो गया है. तो ये जो फोर्स हुआ, ये फोर्स क्या कहलाता है? दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स एंड बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्म्ड. ठीक है, जैसे ये मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी को आपने यहाँ ऐसे रख दिया, इसको आपने कैप को ऐसे रख दिया और ऊपर से आपने पुश कर दिया, तो देखिए कैप नीचे गई, थोड़ा नीचे गई, तो इसकी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज हो गई. सो दिस फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. और एग्जांपल लेके बताते हैं. देखो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, सपोज दिस इज ए बॉडी, फ्लेक्सिबल है, यस, और इससे भी फ्लेक्सिबल बॉडी ये है. देखो ये कोई पेन है और ये काफी फ्लेक्सिबल है, हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, देखो इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो ये बेंड हो गया है. तो यानी कि इसकी क्या चेंज होगी? शेप चेंज हो गई है. एंड दिस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स एंड द शेप ऑफ द बॉडी, और द बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्म्ड. ठीक है, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी डिफॉर्म्ड. ठीक है, तो ये जो चेंज इन शेप हुआ है बॉडी का, तो बॉडी को हम कहेंगे बॉडी इज डिफॉर्म्ड. और जैसे इसको रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते ही देन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करता है. तो एक फोर्स तो हमने अप्लाई किया, ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे. और अब जिसकी वजह से बॉडी बेंड हो गई, और जैसे रिलीज करते हैं तो बॉडी अगेन अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करती है. तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करती है, दैट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स. भाई जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये डिफॉर्म हो गई बॉडी, जैसे रिलीज किया अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लिया. हमारे फोर्स की वजह से तो बैंड हुई है, और बॉडी के अंदर के फोर्स की वजह से ये स्ट्रेट हुई है बॉडी. जो बॉडी के अंदर का फोर्स रिस्टोर हुआ था, जो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से आया, उसे कहते हैं इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉन एज इलास्टिसिटी. इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. तो बच्चों अब इन टर्मिनोलॉजी को पहले हम समझ लेते हैं. तो सबसे पहली टर्म इसमें आती है डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स. इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स which changes the configuration of the body, configuration of a body, और configuration का क्या मतलब बताया हमने? configuration means क्या कहलाता है? either shape or size of the body. size
जैसे हमने अभी बताया, इसमें वायर लेंगे, वायर में नीचे स्ट्रेच करेंगे, लेंथ बढ़ जाएगी, तो शेप चेंज नहीं हुई, सिलेंड्रिकल वायर था, अभी भी सिलेंड्रिकल है, लेंथ चेंज हो गई है, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन साइज। और जिसमें शेप चेंज हो जाती है उसको हम कहेंगे, वो भी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, आइदर चेंज इन शेप और चेंज इन साइज, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. So the role of the force is not to move the body but to change the configuration of the body. That's why to deform the body, that's why it is called deforming force. Now we come to elasticity. Elasticity. देखिए इलास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, कोई भी यूनिवर्स में बॉडी है, उस बॉडी की द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करती है बॉडी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा इसको, इलास्टिसिटी. अभी हमने एक्सप्लेन किया था इसकी हेल्प से. ये तो प्रॉपर्टी अब आपने रिलीज किया, यहां से छोड़ दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, फिर रिलीज किया, अगेन इट हैज रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस इज द बिहेवियर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं बॉडी की. ठीक है, इलास्टिसिटी हो गया. सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. बात समझ आ गई? ये इलास्टिसिटी होगी. उसके बाद में हम डिफाइन करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. A body is said to be perfectly elastic when it regains its original configuration completely and immediately after removal of deforming force. So if a body regains its original configuration, दो कंडीशन है, immediately and completely. कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया और कुछ सेकंड के बाद, फ्यू सेकंड, 5-6 सेकंड के बाद इसने रिगेन किया. एज अर्ली एज पॉसिबल, इमीडिएटली एंड कंप्लीटली. कंप्लीटली का मतलब देखो, अभी हमने इसमें कुछ बार इसको बेंड किया, अभी स्लाइड बेंडिंग इसमें दिख रहा है आपको. इसका मतलब इसे कंप्लीटली इसने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं किया है इमीडिएटली. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. वैसे तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो कोई भी नहीं होती है यूनिवर्स के अंदर, फिर भी जो दो गुड एग्जांपल्स हैं विच आर द नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक होता है बच्चों मटेरियल क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज. ये भी मटेरियल है, आर द एग्जांपल्स ऑफ नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज. ये दो मटेरियल होते हैं जो नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होते हैं. तो जहां आपको बहुत ज्यादा बार आपको किसी बॉडी को स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना है रिपीटेडली, वहां इन दोनों में से किसी मटेरियल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे आपका वोल्ट मीटर होता है मैनुअल या एमीटर होता है मैनुअल, तो उसमें बार बार क्या होता है कि निडल होती है इलेक्ट्रिसिटी से, वो बार बार क्या करेगी, वो इस तरह से मूव करेगी कंटिन्यूअसली ऑन और ऑफ के टाइम पर, और इंक्रीज और डिक्रीज और वोल्टेज और करंट की वजह से. तो उसमें स्प्रिंग लगा होता है और वो स्प्रिंग बार बार स्ट्रेच कंप्रेस होता रहता है. ऐसी कंडीशन में हम उसको जो लेते हैं बॉडी को, जनरली क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज सेलेक्ट करते हैं इसमें. ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं. तो बच्चों इस तरह से, और ये भी एब्सोल्यूट परफेक्टली नहीं है, ये भी कैसी है, नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. हमने कहा कि दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है. परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. A body, if does not regain its original configuration at all after the removal of deforming force, the body gets permanently deformed. अगर बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया है, इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन.
the original configuration at all. कब? आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए इलास्टिसिटी की वजह से को क्या होना चाहिए था, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करना चाहिए था, और ये रिगेन नहीं कर रही है, तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे मड होता है, क्ले होता है, क्ले है, मिट्टी है, उसको आप कहीं फेंक दीजिए तो वो जाकर के वहां चिपक जाएगा। जो शेप आपने बना दी, कोई मिट्टी है, मिट्टी को आपने ऐसे बेंड कर दिया, कुम्हार होते हैं क्या करते हैं, वो इस तरह से शेप दे देते हैं, जो शेप बना दी उसी शेप में रुक जाएगी वो मिट्टी, क्ले है इस तरह से, तो वो क्या माना जाएगा बच्चों, दैट इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। ये कुछ एग्जांपल्स हुए। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? देखिए तो स्ट्रेस वो होता है जो आजकल बड़ा फेमस हो गया है लोगों में कि वो बहुत स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस का मतलब वहां भी फोर्स से ही होता है, एंजाइटी से होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है, वो मेंटल स्ट्रेस है बेसिकली। या हम फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। It is defined as internal restoring force per unit area of a body. And what is internal restoring force? अभी बताया हमने internal restoring force क्या होता है, जो किसी भी बॉडी में क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से तो बैंड होती है, और रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करती है। तो वी एज्यूम दैट द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आया? डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से आया। तो हम ये एज्यूम करते हैं द डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। और अगर ये आपने एज्यूम कर लिया है, अंडर दैट कंडीशन स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय, कैसा कहलाएगा बच्चों, एरिया, जितने फोर्स पर आपने अप्लाई किया है। तो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है जिससे बॉडी डिफॉर्म होती है, डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, डेफिनेशन तो थी इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, वो डेफिनेशन थी, बिकॉज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, एरिया की क्या होती है, मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट होगी बच्चों। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स, कितने तरह का स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस सबसे पहला होता है बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स और द फोर्स इज नॉर्मल टू द बॉडी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से, द वे वी हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन द बॉडी, that give the name of the stress or type of the stress. When force is normal to the stress of the body, then it is called normal stress. अब देखिए कौन कौन सा हो सकता है, इसमें हम डिफाइन करते हैं। पहले एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस तब कहेंगे बच्चों when length increases, when length of a body increases, increase along the length। ये कोई बॉडी है और यहां हमने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, और फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई अलोंग दिस। ये फोर्स अप्लाई कर दिया और इंक्रीज इन लेंथ हो गया, ये डेल्टा एल हो गया, और ये एल था ओरिजिनल लेंथ। तो ये कहलाएगा कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। दिस फोर्स mg डिवाइडेड बाय दिस एरिया पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, उससे हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। विच इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द वायर की लेंथ बढ़ाइए, कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल। कौन से कैटेगरी है, नॉर्मल। तो देखिए जब नीचे वेट लगाते हैं तो वेट कैसे अप्लाई होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। या दूसरे वाला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव। ये भी तो पॉसिबल है, ये कोई आपका पिलर है और इस पिलर के ऊपर हमने यहां से फोर्स अप्लाई किया और इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ये साइज रिड्यूस हो गया डेल्टा एल। और ये लेंथ कितनी थी इसकी, पहले लेंथ एल थी। जैसे ये हमने एग्जांपल बताया, देखो इसको कैप को हमने बिल्कुल सिंपल ऐसे ऊपर रख दिया, ऐसे रखा हुआ है, बीच में गैप है दोनों के बीच में। अब हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई कर दिया, अब देखिए लेंथ इसकी कम हो गई, नीचे हो गया है, तो ये इसने कंप्रेस कर दिया है। फोर्स कैसे अप्लाई किया हमने, नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया। कैसी शेप है ये, सर्कुलर। कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर।
So force upon pi r square, that is called compressive stress. तो इस टेंसाइल लेंथ को बढ़ाना, कंप्रेसिव लेंथ को कम करना, कंप्रेस करना, ठीक है। और इसमें एक और होता है आपका तीसरे टाइप का भी स्ट्रेस ले लेते हैं, और वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस ये देखिए, ये कोई बॉडी है और इस पर हम इस तरह से फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस अगर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और इसका साइज ऐसे डिक्रीज कर दें। जैसे कोई रबर का बॉल है, उसको आप रखिए किसी कंटेनर में और उस कंटेनर में बंद करके इस तरीके से, और उसमें आप एयर का प्रेशर डालिए या किसी लिक्विड का और कोई प्रेशर बढ़ाइए, उससे उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। एंड एट एवरी पॉइंट द फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस, एट एवरी पॉइंट द फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस, but its role is to reduce the size of the body. That's why it is called hydraulic stress. इसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। तो बच्चों ये नॉर्मल स्ट्रेस के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग कैटेगरी। सेकंड स्ट्रेस होता है इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये तो हो गया बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, नंबर 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस। स्ट्रेस की फंडामेंटल डेफिनेशन सेम है, फोर्स अपॉन एरिया। अब तो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया लेना है, ठीक है। सभी में डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें तो फोर्स कैसा था, नॉर्मल था। इसमें फोर्स कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। सो इट इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, of the body. Or when the force is applied tangentially to a surface, then force divided by that area of the surface is called tangential stress. इसको हम tangential stress कहते हैं बच्चों। और इसको हम shearing stress, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कई बार हम इसको shearing stress भी कह देते हैं। देखिए shearing stress ऐसे कहते हैं, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर ये कोई बॉडी है इस तरह से शेप की, और यहाँ हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और इससे बॉडी की शेप देखिए इस तरह की हो गई शेप, यहाँ से ये आगे एक्सटेंड कर गई, ये बॉडी की शेप हो गई, ये एंगल मान लीजिए थीटा बना, और ऐसे ये वाली शेप इस तरह की आ जाएगी बच्चों, ये शेप बन जाएगी। सो दिस फोर्स अपॉन एरिया, ये जो टेंजेंशियल स्ट्रेस बनेगा, टेंजेंशियल फोर्स F डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन से वाला फोर्स, अलोंग द टेंजेंट। दिस एंड दिस बॉडी इज सेड टू बी sheared, इसको sheared करना कहते हैं बच्चों। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई, लेट्स सी एन एग्जांपल, सपोज एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ से अभी, और इसमें हम डिफाइन करेंगे। हाँ ये जैसे बुक है कोई, हमने एग्जांपल लेने के लिए लिया, हमने एक फोर्स तो ये अप्लाई किया तो नॉर्मल हो गया इस वाले सरफेस पर। अब देखो ये बिल्कुल इस शेप में, हमने यहाँ एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ऊपर अपर सरफेस पे अप्लाई किया है, तो अपर सरफेस बताइए क्या हुआ, upper surface is slightly displaced in the forward direction, or this shape of the body is said to be sheared, and since the force is applied along the tangent, this tangential force divided by area is known as which, tangential stress or shearing stress। इसको shearing stress या फिर tangential stress कहते हैं बच्चों। तो ये तो हो गए स्ट्रेस के डिफरेंट टाइप्स। अब स्ट्रेस का रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रेस का रिजल्ट आता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आप अलग अलग तरह के स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या किसी बॉडी पर सेम टाइप का स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आता है, तो उसके लिए भी एक टर्म हमने बनाई है और उस टर्म को कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन किससे आता है, स्ट्रेस से आता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन to original configuration, कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया, अभी बताया आपको, आइदर साइज और शेप ऑफ द बॉडी। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में अंडर द गिवन स्ट्रेस, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन में मेजर करते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, it is change in configuration of a body to the original configuration, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसको हम स्ट्रेस कहेंगे। अब देखो इसके भी टाइप्स हो जाएंगे। टाइप्स कौन सा टाइप्स है, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
ये बिल्कुल लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग है। जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो रिजल्ट होता है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन व्हेन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। कोई वायर है उस पर आपने सस्पेंड किया, नीचे वेट लगाया, लेंथ बढ़ गई तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ अपॉन एल, ये बन गया। ये कोई आपकी बॉडी थी, इस बॉडी को हमने यहाँ पर अभी हमने डायग्राम बनाया था इस तरह का, ये इंक्रीज हो गया, देखिए इस लेंथ इंक्रीज हो गई एम जी से, डेल्टा एल इंक्रीज हुआ है और ये लेंथ कितनी है, एल है, ये एल है। इस तरह से हुक पे आपने लटका दिया यहाँ पर। दिस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ एल, ओके, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और कौन सा स्ट्रेस माना जाएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। सेकेंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कौन सा होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, जैसे अभी हमने नॉर्मल हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिया था, देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या हुआ, हमने ये फोर्स अप्लाई किया फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड द साइज रिड्यूस, मान लीजिए v माइनस डेल्टा v हो गए। पहले बॉडी का साइज कितना था, वॉल्यूम कितना था v, अब कितना हो गया v माइनस डेल्टा v। तो ये कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और अगर डिक्रीज है तो आप लेंगे माइनस साइन, और अगर इंक्रीज है साइज में तो कौन सा साइन है, पॉजिटिव। आप जानते हैं इंक्रीज को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्रीज कम हो गया तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ कहीं माइनस लगा दिया है, इट मीन द बॉडी, द साइज ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड। और अगर माइनस साइन नहीं लगाया, हमने प्लस साइन रखा है, मीन द साइज ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज। ठीक है, कोई आपका वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, उसमें आप हवा भर दीजिए, कैसी शेप है, स्फेरिकल, फूल जाती ना, बढ़ जाती ना शेप, बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, तो कैसा वॉल्यूमेट्रिक हुआ, पॉजिटिव हुआ, स्ट्रेन हुआ। ठीक है, और जब उसकी हवा कम होती है तो वो श्रिंक करती है, तो उसमें क्या होता है, कैसा माना जाएगा, उसमें रिड्यूस होने में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक होता है इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेन, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर। शियरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर, देखिए ये तो नॉर्मल फोर्स का रिजल्ट है, ये भी नॉर्मल फोर्स का रिजल्ट है, ये भी नॉर्मल फोर्स का रिजल्ट है। ठीक है, ये किसका है, ये टेंजेंशियल फोर्स का रिजल्ट है। टेंजेंशियल फोर्स क्या बताया था हमने, देखिए डायग्राम अभी बनाया था, ये हमने बनाया, ये कोई बॉडी ली और इस बॉडी को आपने ऐसे रखा, ये बॉडी थी, अब इसमें फोर्स कैसा अप्लाई किया आपने, ये फोर्स अप्लाई किया, कैसा फोर्स है बताओ, ये टेंजेंशियल फोर्स है। अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो ये थोड़ा आगे डिस्प्लेस हो जाएगी, ये साइड भी थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी और ये साइड डिस्प्लेस हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ से ये बन जाएगा ऐसे, ये डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस, ये डेल्टा एल, और ये क्या बनेगा, एल बनेगा। दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ शियर। दिस इज फिक्स सरफेस, लोअर सरफेस कैसी है, फिक्स है, और ये सरफेस कैसी है, डिस्प्लेस है, जिसके ऊपर कैसा फोर्स लगा हुआ है, टेंजेंशियल। तो बच्चों एफ अपॉन ए तो कहा था आपने शेयरिंग स्ट्रेस, एंड दिस डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। डेल्टा एल अपॉन एल डिफाइन कैसे करेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल को हम डिफाइन करेंगे, इट इज द चेंज इन द लेंथ, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस। कौन सी फेस है ये, कौन सी सरफेस है, अंडर टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये क्या हुआ इसमें, डिस्प्लेसमेंट अपर सरफेस में। सो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, अभी हमने एग्जांपल देके बताया था आपको, ये है यहाँ से, ये वर्टिकल साइज है, थोड़ा सा फोर्स आपने टेंजेंशियल अप्लाई किया, कितना अपर सरफेस आगे डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय इट्स वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। तो बच्चों दिस इज डेल्टा एल एंड दिस इज एल। सो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस अंडर टेंजेंशियल फोर्स और स्ट्रेस पर, और डिवाइडेड बाय किससे बच्चों, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ शियर। देखिए जब ये एंगल ऑफ शियर स्मॉल होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है तो इसको आर्क या लेंथ स्ट्रेट लाइन इक्वल मान लेते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको थीटा को भी क्या कहते हैं, दिस थीटा इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर। तो क्या डेफिनेशन हुई बच्चों, डेल्टा एल क्या है, इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय कौन से वाली, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ which stress, normal stress. Okay,
अब बच्चों इसमें एक टर्म और आपको बता देते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, दैट इज, ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन सब हो गया आपका, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, एक्सटर्नल रेस्टोरिंग फोर्स, ऑल दीज थिंग्स यू हैव डिस्कस्ड. नाउ वी कम टू नेक्स्ट एंड दैट इज योर इलास्टिक लिमिट. देयर इज one word is elastic limit. Elastic limit. अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है बच्चों? देखिए इलास्टिक लिमिट ये होती है, आपने बताया कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया बॉडी का एंड द बॉडी हैज रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल, बट यू इंक्रीज दिस फोर्स further remove the force, again it regains its original configuration. What is the upper limit of the force up to which the body can regain the original configuration? Beyond this the body will not regain its original configuration. अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे the body gets permanently deformed. कोई वायर आपने लिया, उस पर वेट लटकाया, वेट हटाया, फिर रिगेन किया, फिर वेट आपने बढ़ाया, फिर उसने रिमूव किया, रिगेन किया, एक कंडीशन ऐसा है कि बार टूट जाएगा. So what is the maximum value of the deforming force up to which the body regains its original configuration, जिसको हम क्या कहते हैं, that is called elastic limit. तो जो हम elastic limit की बात करते हैं जिसमें बॉडी अपने configuration को regain करती है, it is within the elastic limit. If we have crossed the elastic limit, deforming force is applied more than the limit, more than the maximum value of the deforming force, the body gets permanently deformed and it will not regain its original configuration. So this is called elastic limit. It is the maximum value of the deforming force after removal, after removing it, the force, the body regains its original configuration. Okay. इसके बाद में एक वर्ड आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. आफ्टर इफेक्ट ये क्या होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? देखिए अगर इफ वी हैव द सेम बॉडी, again we are applying a force, deforming force, remove it, deforming force, then remove it, again apply deforming force, again remove it, again apply, remove it, a number of times you do it. Initially the body regains its original configuration immediately and completely. Not completely suppose, because it is not a perfectly elastic body, immediately. But after some time, when you apply this force a number of times, and then the body takes some time to regain its original configuration. There is a delay in regaining the original configuration in the body. अगर initially immediately regain कर लेती है, उसके बाद एक कुछ सेकंड का टाइम लेने लगती है, कुछ टाइम लेने लगती है. So this temporary delay in the body to regain its original configuration is known as elastic after effect. उसे आप elastic after effect कहते हैं. So what is elastic after effect? This is the delay in regaining the original configuration of a body after the removal of deforming force. Because the condition for elasticity is body must regain its original configuration immediately after the removal of deforming force. और इसके बाद की स्टेज जो आती है वो इलास्टिक फैटीग होती है. फैटीग का मतलब होता है कि जब आप एक नंबर ऑफ टाइम्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स, removing the force, then applying deforming force, then removing the force, ultimately a condition will occur when the body will not regain its configuration, it will lose its elasticity, then it will become elastic fatigue. Okay, फिर इलास्टिक फैटीग हो जाएगा. तो पहले इलास्टिक इसमें क्या होगा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट डेवलप होगा और उसके बाद इसमें एक इलास्टिक फैटीग डेवलप हो जाएगा. देन व्हेन यू अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. तो बच्चों दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन इलास्टिसिटी. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम इलास्टिसिटी में यूज करते हैं बच्चों.